हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था रिएक्टिविटी से पहले हम लोगों ने सल्फ़र के जितने भी थे, कोवलेंसी है, उससे रिलेटेड सारी बातें कर ली थी। ठीक है, आज हम रिएक्टिविटी देखेंगे। तो सबसे पहले S16 ग्रुप में, मतलब S ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप देखोगे तो सबसे पहला जो आता है दैट इज़ व्हाट? रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के साथ कौन सी रिएक्टिविटी होती है वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ आप देखो तो जितने भी ग्रुप 16 एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। जो 15 में भी हमने देखा था, क्या फॉर्म करते हैं? वो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। और वो जो हाइड्राइड होता है वो आपका H2E टाइप का होगा। क्लियर? अब उसमें जो E है दैट इज़ व्हाट? वो आपका कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, फिर सेलिनियम है, फिर टेरुलियम है, पोलोनियम है, कोई भी हो सकता है बिकॉज इट्स अ ग्रुप 16 एलिमेंट है। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हाइड्राइड की आपको दे के रखी है टेबल नंबर 7.7 में, जो आपको क्लियरली पता चलेगा। उसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फिर He डिस्टेंस हाइड्रोजन, फिर HEH एंगल है, फिर डेल्टा FH है मतलब फॉर्मेशन वाला एंगल है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ ओके जो हमें गिवन है। सबसे पहले आप देखो तो एसिडिक कैरेक्टर भी इसमें देखो, वाटर से लेके H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये चारों हमें दे के रखे हैं। तो उसमें आप समझ सकते हो कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम वाटर टू मतलब H2O टू H2TE। आप देखो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर मतलब कौन सा हो गया हमारा? सारी वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट? He डिस्टेंस आपको देखो पहले 96, 134, 146, 169 बनी, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ लिखोगे आप लोग ऐसे कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, एसिडिक कैरेक्टर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ये जो हमारा इंक्रीज जो हो रहा है एसिडिक कैरेक्टर के अंदर, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड डाउन द ग्रुप। आप देखो He बॉन्ड का डिस्टेंस आप देखो तो उसमें है ना, धीरे धीरे He जो हमारा डिस्टेंस है, क्लियर हो रही बात? तो वो क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होता है। ओके, और ये जो एंथैल्पी में, और इसमें आप देखो एंथैल्पी में भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है ओइंग द डिक्रीज इन द एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड, सॉरी यस, He बॉन्ड फ्रॉम गोइंग डाउन द ग्रुप। तो आप इसमें समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो उसमें आपका He बॉन्ड जो है वो भी आपका डिक्रीज देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू एंथैल्पी। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी हाइड्राइड की? तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑल अबाउट विच इज़ डिपेंड ऑन द वॉट? डिस्टेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। क्लियर? एंथैल्पी अगर डिक्रीज है हमारे पास और उसके बाद हमारा डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी He भी कम होता जा रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों से हमें पता करना है कि क्या हो रहा है। तो देखो नेगेटिव में वैल्यू आपको टेबल में गिवन है, तो नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से यहाँ पे He वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा, एंथैल्पी में भी कमी आ जाएगी, He डाउन द ग्रुप वो भी कम, स्टेबिलिटी सॉरी, तो वो भी आपका हाइड्राइड का डिक्रीज होता जाएगा फ्रॉम H2O टू H2PO, मतलब वाटर टू पोलोनियम तक जाओगे तब भी आपका डिक्रीज करेगा। तो जितने भी यहाँ पे हाइड्राइड है एक्सेप्ट वाटर पजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, आप देख सकते हो इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर जो ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करने की ताकत अच्छी रखता है, तो दैट इज़ व्हाट? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देगा। एंड दिस कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम H2S टू H2TE, मतलब कि ये जो कैरेक्टर है ना वो कहाँ रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है? तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है सल्फर से H2S से टू H2TE टेरुलियम तक, यानी यहाँ तक ही सिर्फ और सिर्फ इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो वो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या इंक्रीमेंट, क्या डिक्रीज, क्या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन आएगा। ऐसा ही पूछेंगे ग्रुप 16 में रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो क्या हाइड्राइड बनता है, उसके साथ क्या एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, उसके साथ उसका He बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब आता है आपका रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। ओके, तो देखो सेकंड क्या है? रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की बात करूँ तो उसमें देखो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो ऑक्साइड किस टाइप का ऑक्साइड होगा? तो दो टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्मेशन होता है। पहला जो होता है दैट इज़ व्हाट? EO2, एंड दूसरा जो होता है दैट इज़ व्हाट? EO3 टाइप का होता है। वेयर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे क्या है? सल्फर, सेरिलियम, टेरुलियम
और पोलोनियम, ये सारे क्या हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओजोन है और सल्फर जो है ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन मतलब O3 हुआ एंड सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2 होता है, क्लियर। तो ओजोन और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस है, क्या है, ये दोनों गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों आपके कौन से हैं, गैसेस हो गए। और सिलीनियम डाइऑक्साइड मतलब SeO2 कहलाएगा, वो आपका सॉलिड कहलाता है, क्लियर, वो आपका सॉलिड कहलाता है। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो इसमें डाइऑक्साइड की है, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो इसमें डाइऑक्साइड की प्रेजेंट है, वो आपको देखने को मिलेगा डिक्रीज, क्लियर, धीरे धीरे कम होता जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम SO2 टू TeO2, ओके। अब ऐसा क्यों होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों डिक्रीज करता है SO2 से TeO2? तो एक रीज़न है कि SO2 एक गैस है, धीरे धीरे यहाँ पे देखो गैस से डायरेक्टली ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो गैस टू गैस पे ही पहुँच रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारे कोई भी फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट गैस टू गैस जा रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, H है ही नहीं, तो कौन रिड्यूस, कहाँ से क्या रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स क्या, आप गैस टू गैस फॉर्मेशन में, डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में चाहते हो, तो आपकी जो एंथैल्पी, या बोल सकते हैं हम यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो भी बोलो, तो ज़्यादातर तो उसकी सारी वैल्यूज़, एंथैल्पी बोल दो या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोल दो, या फिर आप इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो भी बोलो, तो सब कुछ आपके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में, आप गैस टू गैस जाओगे तो आपका डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये था आपका रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन वाला फॉर्मेशन, ओके। इसके आगे देखते हैं क्या है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें फिर देखो SO2 जो है ना, वो एक टाइप का क्या है, रिड्यूसिंग है। जैसे SO2 एक गैस है, ठीक है, तो SO2 टू TeO2 तक की हमने बात की थी, तो उसमें SO2 एक टाइप का रिड्यूसिंग है, बट TeO2 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ओके। सो एक चीज़ आपको याद रखना है, SO2 जो है वो आपका क्या है, रिड्यूसिंग है, ओके, है ना, बिकॉज यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, और उसके बाद फिर बाद में रिड्यूस करने की भी ताकत होती है, बिकॉज सल्फर जो है बहुत सारे हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास SO2 एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और TeO2 जो है वो एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, बिकॉज यहाँ पे टेरुलियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑक्सीडाइज कराने में बहुत मदद करता है। तो दैट इज़ व्हाट टेरुलियम है, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। ये ऑक्सीडाइज कराने, कोई भी रिएक्शन है उसको ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करता है, ओके। तो एक एजेंट है, जैसे हमने रिड्यूसिंग में मैंने आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब LiAlH4, ठीक है, ये भी एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कि रिएक्शन को आगे काम करवाते हैं। यहाँ पे देखो EO2 टाइप है, जैसे इसमें EO2 टाइप में कौन सा आएगा, सल्फर, सेलेनियम एंड टेरुलियम, ऑल्सो फ्रॉम, ये जो सल्फर है, टेरिलियम है, ओके, ध्यान रखना, सल्फर, टेरुलियम एंड सिलीनियम, ये 3 टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके है ना EO3 टाइप के भी फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ओके। EO3 टाइप के ऑक्साइड्स, जिसमें है ना आपका एग्जांपल में कौन सा आएगा EO3 में, तो EO3 में तो SO3 आ जाएगा आपका, उसके बाद SeO3 आएगा, द नेक्स्ट वन इज़ TeO3। तो ऐसे 3 टाइप के आपके पास रिएक्शन है, जिसमें दोनों टाइप के ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक इन नेचर कहलाता है, क्लियर हो गई बात, ओके। सो इसके बाद आता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। तो चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले आप समझो कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन, ओके। तो हेलोजन की तरफ कौन कौन सी रिएक्टिविटी की बात होती है, तो ऑब्वियसली इसमें हेलोजन है, तो हेलोजन की बात करेंगे हम लोग। तो जो भी ग्रुप देखो इसमें ना, ग्रुप 16 में है ना, दैट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हेलाइड्स, अब हेलोजन है, हेलाइड्स के फॉर्मेशन में आएगा, तो ग्रुप 16 में बहुत ही ज़्यादा टाइप के हेलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और उसमें जो उनके टाइप्स होते हैं वो ज़रा आपको टाइप याद रखना है, दैट इज़ व्हाट, EX6, EX4 एंड EX2 जहाँ पे E क्या है आपका, तो आपको पता ही है, आपके जो एलिमेंट्स होंगे है ना, जो ग्रुप के, उसकी बेसिस पे होगा, यानी कि आपके सल्फर, ग्रुप 16 है तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं आपके, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम और ये सारे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या लिखोगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो जो भी होगा वो आपका ग्रुप का एलिमेंट होगा, और एक्स आपका हेलोजन प्रेजेंट होगा, हेलोजन, यहाँ पे एक्स मतलब हेलोजन कहलाएगा। आगे बात समझ में, तो ये स्टेबिलिटी जो हैलाइड की होती है ना, वो डिक्रीज होती है, तो ये जो हैलाइड की जो स्टेबिलिटी होती है, हैलाइड स्टेबिलिटी वो क्या होगी,
डिक्रीज करेगी। क्यों ऐसा? आप देखो डिक्रीजिंग का ऑर्डर देखो, एग्जाम में यही पूछते हैं कि हैलाइड की स्टेबिलिटी कहाँ। तो देखो सबसे पहले फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर Br है, फिर I आता है। ये हमेशा आता है एग्जाम में हमेशा पूछते हैं फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर Br, फिर I। तो ये रिएक्टिविटी जो हैलाइड की है, ये जो स्टेबिलिटी हैलाइड की है वो डिक्रीज इन दी ऑर्डर ऑफ दिस, इस ऑर्डर में डिक्रीज करता है। और अमॉन्ग हेक्सा हैलाइड्स और हेक्सा फ्लोराइड्स की बात करें, हेक्सा मतलब यहाँ पे एक टाइप का एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें फ्लोराइड के 6 आपके पास हो जाएंगे और ऑक्सीजन सॉरी हैलाइड के आपके पास 6 होंगे। दैट मीन्स कि आप कह सकते हो EX6 हो सकता है हमारे पास, है ना, हेक्सा हैलाइड्स में। और उसके हेक्सा हैलाइड कह दो, हेक्सा फ्लोराइड यानी वही हैलाइड्स में सारे आ जाएंगे। तो ये सारे एक टाइप के देखो एक फॉर्मेशन, एक अनस्टेबल नहीं लेकिन एक स्टेबल हैलाइड फॉर्मेशन करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 टर्म की बात हो रही है तो वो आपको ध्यान से समझना है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। हेक्सा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऐसे 6 आपके देखो ई तो आपके ग्रुप के एलिमेंट का होगा, ओके, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे EX6 मतलब हेक्सा हैलाइड की बात हो रही है। तो आप ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट होगा और यहाँ पे फ्लोरीन, या आप ले लो SF6 ले लो, SF6 जो है ना ये भी तो एक कंपाउंड, ये सल्फर तो आता ही है ग्रुप 16 एलिमेंट में, ओके। और F फ्लोरीन है और 6 है तो SF6 आपका नाम ले लो, या कोई दूसरा ले लो जैसे कि हेक्सा फ्लोराइड है, हेक्सा हैलाइड ले लो, या आप हेक्सा फ्लोराइड ले लो, ठीक है। ये एक टाइप का हेक्सा फ्लोराइड का एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो ये सारे क्या होता है, दीज आर दी ओनली स्टेबल हैलाइड्स, ये सारे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैलाइड्स होते हैं बिकॉज इसके साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ओके। तो ये सारे कैसे हैं, स्टेबल हैलाइड्स होते हैं, इजीली स्टेबल होते हैं। और इन सारे कंपोनेंट्स में आप देखोगे तो हेक्सा फ्लोराइड जो होता है, यानी ये वाला हेक्सा फ्लोराइड जो होता है वो बेसिकली गैशियस में होता है नेचर के अंदर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको गैशियस फॉर्म में अवेलेबल देखने को मिलेगा, गैस फॉर्म में आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा इन नेचर। तो देखो ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे मैंने बोला ना ऐसा स्ट्रक्चर्स की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। आपको सिर्फ उसमें पता लगाना होता है कि आपका स्टेबिलिटी कौन देता है सबसे ज़्यादा, तो वो आपको ऑर्डर पर से पता चलेगा। क्लियर? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, मैंने आपको अभी SF6 का एग्जाम्पल बताया था, वो भी ऑलरेडी है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड इज़ एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन्स। ये ना बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस में आता है जो कि स्टेबिलिटी में सबसे हाईएस्ट है। कौन? SF6। क्लियर हो गई बात, है ना। अब इसके रीजंस बहुत सारे हैं जो अभी हम देखते हैं क्या क्या है। और उसके वैसे तो इसके रीज़न में वैसे SeF4 और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो कि स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। सो आप देखोगे इसमें कि अमॉन्ग टेट्राफ्लोराइड, अगर मैं टेट्राफ्लोराइड की बात करती हूँ तो SF4 आता है, दैट मीन्स फॉर टेट्राफ्लोराइड, ओके। तो ये टेट्राफ्लोराइड मतलब क्या हो गया, SF4 हुआ। और टेट्राफ्लोराइड SF4 एक टाइप का गैस है, ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ SeF4 की, ये एक टाइप का क्या है, गैस। और उसके बाद मैं SeF4 की बात करूँ मतलब सिलीनियम फ्लोराइड की बात करूँ, क्योंकि इसमें भी 4 ही प्रेजेंट है, तो इसमें भी ये क्या है, एक टाइप का लिक्विड है, ओके, जो कि आपका बाइफर्केशन पहले से किया हुआ है। तो ये टाइप का लिक्विड है। ये एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से लिक्विड है, कौन कौन से गैस में आएगा, कौन कौन से सॉलिड में आएगा। और याद रखो TeF4 फ्लोराइड में जो टेट्रा में होते हैं TeF4 वो एक टाइप का सॉलिड एग्जाम्पल कहलाएगा आपका, ओके। ये जितने भी फ्लोराइड्स हैं उनमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। दैट मीन्स ये जितने भी फ्लोराइड है इसमें आप लोगों ने देखे तो उसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब S का एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, P के 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और D खाली रहता है, ओके। तो इसमें D खाली रहना मतलब कि D प्रेजेंट तो है लेकिन D में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें एक आधी इलेक्ट्रॉन जो भी होता है तो D में आपको पता है कि D में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें एक आधी प्रेजेंट होगा यानी यहाँ पे 1 कहला सकता है, ओके। तो sp3d ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर
देता है। उसमें आप समझते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर कि जिसमें वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन होता है ऑक्यूपाइड, जो लोन पेयर कर लेता है। याद करो कि एक लोन पेयर ऑक्यूपाई करके एक आपका इक्वेटोरियल पोजीशन ले लेता है, और यही ज्योमेट्री हम उसको सी सॉ ज्योमेट्री कहते हैं। आपने ये VSEPR थियरी क्लास 11th में देखा था। ओके, सो उसको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हम अभी आगे ही देख रहे हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स की बात करो तो देखो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। याद रखो ये जितने भी एलिमेंट्स हमने अभी देखे उनमें ऑक्सीजन को छोड़ के, मतलब कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑक्सीजन को छोड़ के क्या फॉर्म करते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, यानी ये तो आपको फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा ही। सिर्फ ऑक्सीजन ये याद रखो कि वन एक्सेप्शनल केस में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड फॉर्मेशन नहीं करता, तो आपका आंसर आएगा दैट इज ऑक्सीजन, कि वो कभी भी ऑक्सीजन OCl2 कभी फॉर्मेशन नहीं होता, OBr2 भी कभी फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये जो डाई हैलाइड्स है वो ऑब्वियसली क्या फॉर्म करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, यानी कि ये आपके जितने भी डाई हैलाइड्स हैं हैलाइड्स वो आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। ओके, यस, तो ये जितने भी आपके डाई हैलाइड्स हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, उनके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर ना, और इस वजह से दे वेल नोन एज मोनोहैलाइड आर डाइमेरिक इन नेचर, इस वजह से इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। और दे आर ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है कि दे आर नोन एज मोनोहैलाइड्स, और हम वी कैन से दैट कि जो भी मोनोहैलाइड्स होते हैं वो डाइमेरिक होते हैं, आर डाइमेरिक इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये मोनोहैलाइड का मतलब होता है सिंगल हैलाइड की बात हो रही है। मतलब आप कह सकते हो कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोरीन है या दो क्लोरीन है, सॉरी एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, एक ब्रोमीन ले लो। तो मोनोहैलाइड जितने भी होंगे वो आपके डाइमेरिक फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर एक फ्लोरीन है तो डाइमेरिक क्या बनेगा कि F2, एक Br है तो डाइमेरिक क्या बनेगा Br2, ठीक है, एक क्लोरीन है तो डाइमेरिक में क्या बनेगा Cl2। तो जितने भी आपके मोनोहैलाइड्स अवेलेबल हैं वो डाइमेरिक फॉर्मेशन में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। आपका कोई भी रिएक्शन हो ना तो आप देखना कभी भी कि फ्लोरीन अकेला रिएक्ट नहीं करेगा। आप समझ सकते हो वो चीज़ कि आपका कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो NH4Cl है प्लस Br2 गैस, इसी फॉर्मेशन में रिएक्शन होती है। तो कभी भी जो आपके मोनोहैलाइड्स होते हैं वो डाइमेरिक फॉर्म में होते हैं। ओके, तो इस वजह से उनको डाइमेरिक फॉर्म में देखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स में भी आपको देखो गिवन है वो चीज़ें कि एग्जांपल्स में आपके बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, वो ज़रा आप गौर करना। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा आता है, दैट इज़ व्हाट, H2F2। तो एग्जाम्पल में आएगा दैट इज़ H2F2। क्लियर, फिर H2Cl2, सॉरी H2Cl2, फिर आपका आएगा H2Br2, फिर आपका आएगा SeCl2, फिर आपका आएगा Se2Br2। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। और ये जो डाइमेरिक हैलाइड्स है वो क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन में चला जाता है। यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे देता है, जैसे सपोज करो मैंने Se2Cl2 लिया है, एक कोई भी एक ले लो, तो सपोज करो वही इनमें से लो या दूसरा में से लो, तो मैंने ये रिएक्शन ले लिया। तो अब इसका डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे करने का, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलीनियम Cl4 प्लस 3 टाइम सिलीनियम। अब देखो ये 3 टाइम ये 1 टाइम, यानी 4 टाइम हो गया, और Cl2 2 टाइम, सॉरी Cl2 भी 4 हो गया तो Cl2 भी 4, मतलब रिएक्शन बैलेंस, यानी इसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक निकलना और बाकी के जो हैं वो बच जाता है। ओके, तो ये था ऑल अबाउट व्हाट योर रिएक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल है और 2-3 इंटेक्स क्वेश्चन हैं, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो आप एग्जाम्पल देखोगे दैट इज़ व्हाट 7.11। तो चलिए देखते हैं 7.11 एग्जाम्पल में क्या बोला है। H2S इज़ लेस एसिडिक देन H2TE। वाई, तो आपको पता है कि H2S सल्फ़र वाला इतना ज़्यादा लेस एसिडिक क्यों है H2TE के कंपेयर में, तो उसका रीज़न एक ही है कि ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब होता है EH। ओके, तो ये जो डिक्रीमेंट आ रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाते ही एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ जाता है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि H2S ज़्यादा लेस एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू H2TE। आपको पता है कि आप एसिडिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज़ करता रहता है, ये आपने देखा अभी आगे, तो आपको पता है कि उनका बॉन्ड जो है वो
स्टेबल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड जो है वो टूट सकता है। सो यही एक रीज़न है कि ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड एंथैल्पी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो देयरफॉर H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। क्लियर हो गई बात? ओके, अब इसके बाद आप लोग को 3 इंटेक्स क्वेश्चंस गिवन है, वो ज़रा हम देख लेते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आप इंटेक्स क्वेश्चंस की ओर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। 7.13 यस 7.13 में बोला है कि लिस्ट द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फ़र। आपको सल्फ़र के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज बताने, तो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं सल्फ़र के? तो आप जानते हो कि सल्फेट्स, अलग अलग सल्फेट्स आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी थे। तो आपको वो ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि आपको उसके नाम याद रखने होंगे। तो देखो अलग अलग सल्फेट्स में आपका पहला कौन सा था, मैंने आपको बताया था जिप्सम। जिप्सम है ना, जिप्सम बताया था ना। तो वो क्या होता है, पीओपी में भी आपने देखा है कि जिप्सम का यूज़ मैंने आपको बोला था। तो पीओपी में भी, और जिप्सम जो है वो एक पहला आप समझ सकते हो कि जिप्सम एक क्या है, सल्फ़र का एक सोर्स है। सोर्स ऑफ सल्फ़र में आपका जिप्सम आता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला याद रखो, यानी इन सब में सल्फ़र प्रेजेंट है, ये सोर्सेज यानी सब में सल्फ़र प्रेजेंट है। तो 2H2O ये एक हो गया। फिर उसके बाद आएगा इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, तो ये हो गया दूसरा, दैट इज़ व्हाट, MgSO4। एक देखो जिप्सम का मतलब होता है CaSO4.2H2O, क्लियर। इप्सम सॉल्ट का मतलब होता है MgSO4, उसका फॉर्मूला मतलब MgSO4.7H2O। फिर आता है बेराइट का, मैंने आपको बताया था, है ना, बेराइट भी बताया था, दैट इज़ व्हाट BaSO4। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सल्फाइड्स, सल्फाइड्स, सल्फाइड्स के अंदर कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला आता है गैलीना। गैलीना मतलब PbS हुआ, गैलेना का मतलब क्या हुआ, PbS हो गया ना, है ना। उसके बाद आपको क्या बताया था, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक ब्लेंड आएगा, यानी क्या होगा, ZnS। ओके, जिंक ब्लेंड मतलब क्या होगा, ZnS। फिर कॉपर पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स CuFeS2, याद हो जाने चाहिए सारे फॉर्मूले। ओके, तो ये था आपके सोर्सेस जो थे, मैं आपको बता रही थी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है सल्फर के। तो और फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है ग्रुप 16 एलिमेंट में। तो आप समझ सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 7.14। ओके, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो हाइड्राइड का होता है वो डिक्रीज होता है मूविंग डाउन द ग्रुप। आपने अभी जस्ट देखा स्टेबिलिटी के वाइज कि जो भी हमारी स्टेबिलिटी थी, है ना, वो क्या होती थी, डिक्रीज कर रही थी। अब कैसे डिक्रीज कर रही थी, जो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, क्यों, डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और ये क्यों होता है कि दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आपको पता है कि क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ड्यू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन में भी आपको कमी देखने को मिल रही है He ऑफ हाइड्राइड मूविंग डाउन द ग्रुप। तो एक ही रीज़न आपको देना है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो हाइड्राइड का होता है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हो। और एक ही रीज़न है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन दी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और वी कैन से He जो हाइड्राइड का होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वो भी आपका बॉन्ड टूटने चालू हो जाएंगे तो कहाँ से उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, तो स्टेबिलिटी भी तो डिक्रीज हो जाएगी ना, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए आपको रीज़न यही दे देना है और आपको एक फिगर इस टाइप में बना देना है जिसमें आपको बताना है हाइड्राइड का बात है तो दैट मीन्स व्हाट, पहले आपका ऑक्सीजन आता है, फिर आपका सल्फर आता है, फिर आपका सेरिलियम आता है, फिर आपका क्या आता है, टेरुलियम आता है, फिर आपका आता है H2PO पोलोनियम आता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि आपकी जो थर्मल, अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों लगा है हर एक में, बिकॉज थर्मल स्टेबिलिटी की बात करी गई है तो उसमें आपका हाइड्रोजन वही, क्योंकि हाइड्राइड फॉर्मेशन है ना और हाइड्राइड का पूछा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, याद रह गया, डिक्रीज करेगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर पोलोनियम, फिर टेरुलियम, फिर पोलोनियम, इस वे में आपका आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? ओके, तो इसके बाद जो एक लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन है 7.15, उसमें पूछा है कि वाई इज़ वाटर इज़ अ लिक्विड एंड H2S इज़ अ गैस। क्यों वाटर एक लिक्विड है और क्यों H2S एक गैस है, जो कि इसका रीज़न प्रॉपर अभी हम दे रहे हैं कि H2O जो है उसमें ऑक्सीजन एज एन सेंट्रल एटम आता है। आप समझते हो कि H2O में ऑक्सीजन एक टाइप का क्या है, आपका सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है। और आपको ये बात भी पता है कि ऑक्सीजन की स्मॉलर साइज़ होती है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इसका एक और रीज़न है ड्यू टू द स्मॉलर साइज़ की वजह से
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ओके, स्मॉलर साइज़ की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीजेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर्ड टू सल्फ़र। ओके, क्योंकि हमें सल्फ़र के कंपैरिजन में करना है, आया ना समझ में, क्योंकि H2S गैस है। तो देयर इज़ अ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको वाटर में देखने को मिलता है। क्लियर? तो आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे जो वाटर है उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही हुआ कि इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ये हम कह सकते हैं। और वो हमें H2S में देखने को नहीं मिलता कि H2S में नो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। ओके, सो इस वजह से जो H2S का जो मोल होता है वो है ना, मतलब किसके थ्रू होता है? H2S के जो जितने भी मोल्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होता है वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, टाइटली हेल्ड होते हैं जितने भी उसके गैसेस के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें वीक वंडरवॉल फोर्स लगता है। और H2S में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सो यही था पूरा रीज़न। तो आप लोगों को इसके बाद का टॉपिक है दैट इज़ व्हाट डाई ऑक्सीजन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इफ़ लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यहाँ तक आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।